नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में देखिए तो चुनावों की सरगर्मियां इस वक्त तेज हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने, रूठों को मनाने, अभी भी जो उलझे हुए सीट है उनके बंटवारे को, पेच को सुलझाने की कोशिश एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही हो रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी बुर्के वाली वोटर पर चिंगारी को हवा देने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए एक ज्ञापन सौंपा है और इसमें बिहार चुनाव में बुर्के वाली वोटर की पहचान के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं की तैनाती को संप्रदाय विशेष पर टारगेट बता दिया है। बिहार में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है। पार्टी ने 2020 में चुनाव नहीं लड़ा, 25 में चुनाव लड़ेंगे ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में बुर्के वाली वोटर पर समाजवादी पार्टी आखिर इतनी चिंतित क्यों हो गई। यूपी में 2027 में चुनाव है और अखिलेश यादव के पीडीए की सबसे बड़ी परीक्षा तभी होनी है। क्या बिहार में बुर्के वाली वोटर का दांव समाजवादी पार्टी का 2027 यूपी चुनाव का पायलट प्रोजेक्ट है? क्या बुर्के वाली वोटर के बहाने मुस्लिम वोटों को जोड़ रहे रखने का दांव अखिलेश यादव चल रहे हैं? क्या बुर्के वाली वोटर पर हंगामे से वोट बैंक पक्का होता है? बुर्के में रहने दो। हल्ला बोल में आज यही है चर्चा का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। फैसला है जो एक विशेष संप्रदाय को निशाना बनाने वाला है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे करना वो इस संविधान के भी खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन गया, भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। वैसे तो आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा बुर्के वाली वोटर की जांच पर कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम पहले ही विरोध जता चुके हैं, लेकिन अचानक से इस मसले पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड चौंकाने वाला है। समाजवादी पार्टी ने 2020 में बिहार का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 2015 में 135 सीटों पर लड़ने के बावजूद उसका खाता नहीं खुला था। उसे सिर्फ 1.01% वोट हासिल हुए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी का यह कदम अभी से 2027 के यूपी चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए है? समाजवादी पार्टी हमेशा इस प्रकार के बातों को करके प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का असफल प्रयास कर रही है। उनकी जमीन खिसक चुकी है, जनता ने उन्हें नकार दिया है, कई बार नकार दिया है। 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार के चुनाव में बुर्के वाली महिला वोटर की जांच का मसला एसआईआर पर मचे हंगामे के बाद उठा है। एसआईआर पर विपक्ष के विरोध को बीजेपी ने घुसपैठिया वोटर को बचाने की कोशिश कहा है। अब बुर्के वाली वोटर की जांच के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर एक बार फिर ध्रुवीकरण के आरोपों वाली सियासत गरमा सकती है। समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। देखिए, किसी के भी धार्मिक मामलों में बेवजह नहीं उलझना चाहिए। सत्यापन करने की जो पुरानी प्रक्रिया है वो अपने आप में पुष्ट है, अच्छी है। और जो चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के लगातार अपने अधिकारों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इस तरीके के फिजूल के निर्णयों को वापस लेना चाहिए। बुर्का वाली वोटर के मसले पर शुरू हुई ये लड़ाई यहीं थमती नजर नहीं आती। क्या पता आगे चलकर इसमें महिला अधिकार और बिना दबाव वोटिंग के अधिकार जैसे तड़के लग जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी के और अनुप्रिया यादव जेडीयू से जुड़ रही हैं। आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं आज आशुतोष जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। हर वोटर की पहचान होती है, तो बुर्के के अंदर जो है उसकी पहचान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल पहचान होनी चाहिए, क्यों नहीं पहचान होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग का फैसला सही है? बिल्कुल सही है। तो समाजवादी पार्टी का विरोध गलत है या कांग्रेस पार्टी का विरोध गलत है?
देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने विरोध होते हैं, उनके अपने अपने राजनीति होती है। मैं उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन चुनाव के अंदर अगर वोटर लिस्ट बनी है तो हर वोटर की पहचान होनी चाहिए, उस वोटर के कि वो वाकई में असली वोटर है, असली वोटर नहीं है, क्या कोई उनकी भेष में कोई दूसरा तो नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जब भी कोई वोटर किसी पोलिंग बूथ पर जाता है, वोट करता है, तो वहां पर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। बिल्कुल। तो अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, हाँ, अनुराग भदौरिया जी, उनको भी ऐसा लग रहा है, आपकी भी पहचान होती होगी, मेरी भी होती है, ऐसे में बुरके में कोई बिना पहचान के कैसे वोट डाल सकता है? देखिए इसमें अंजना जी, आपको चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के भाव को समझने की जरूरत है। ये जो हमारे यहाँ पर्दा और घूंघट जो प्रथा है, ये महिला सम्मान का, सुरक्षा का, शालीनता का और उनके जो उनकी निजता का मामला है। आप उनके निजता के मामले में इंटरफेयर करना चाहते हैं? नहीं तो जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती या घूंघट नहीं पहनती है, एक सेकंड गुरुदेव, तो जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं या घूंघट नहीं लेती हैं, एक सेकंड, वो शालीन नहीं है? आपने शालीनता से जोड़ा ना, इसलिए पूछ रही हूं। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, पहले मैं बोलूं फिर आप सवाल पूछ। अरे अभी तो मैंने 10 सेकंड नहीं बोला, मैंने बोला इस देश, इस दुनिया के कुछ समाज में महिलाएं इसको शालीनता, सम्मान, सुरक्षा और निजता का मामला मानती हैं। ऐसा समाज में देखा गया है, क्योंकि हम समाज में, गांव में रहने वाले लोग हैं। आप बताइए कि कौन सी महिला है जो गांव के अंदर में, हमने तो देखा आज भी गांव में हमारे यहाँ चाहे दादी हो, चाहे उनके यहाँ पे काकी हो, अम्मा हो, आज भी पर्दा करके चलती हैं, आज भी पर्दे में घर के बाहर निकलती हैं, घूंघट में निकलती हैं। तो उसको आप क्या कहोगे? वो अपना निजता का मामला मानती हैं, इसको वो समझती है कि नहीं ये मेरा निजता का मामला है। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके निजता के मामले पे हमला क्यों करना चाहती है? क्या इसके पहले कभी चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश पारित किया? क्या इसके पहले चुनाव होते नहीं थे? क्या इसके पहले हमारे घर की महिलाएं क्या वोट नहीं डालती थी? देखिए, सवाल है कि उनकी मंशा है कि समाज के अंदर में किस तरह से, जो समाज में एकता है उसको किस तरह से उनके अंदर में भेदभाव पैदा किया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और उसमें सहयोग दे रहा है चुनाव आयोग। आप हमारी संस्कृति और सभ्यता पे हमला क्यों कर रहे हो भाई? अरे ये किसी भाई, ये तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि हमारे हिंदुस्तानी समाज की संस्कृति भदौरिया जी, एक काउंटर क्वेश्चन है भदौरिया जी, ठीक है, अब एक काउंटर क्वेश्चन पूछ लूं आपसे इजाजत मांग के, परमिशन है? ये जो आप घूंघट को बहुत सारी चीजों से जोड़ रहे हैं कि ये सम्मान से, उनकी सुरक्षा से, उनकी शालीनता से जुड़ा हुआ है, तो एक तो ऐसी महिलाएं जो घूंघट नहीं लेती हैं, बुर्का नहीं पहनती हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो शालीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाई ये शालीनता या ये बुर्का, ये पर्देदारी तब तो नहीं की जाती, आधार कार्ड बनवाना है, चेहरा दिखाना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट में चेकिंग करानी होगी, आपको चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा, हर जगह पर आपको चेहरा तो दिखाना ही पड़ता है। सिर्फ वोटिंग के वक्त ही ये क्यों प्रिविलेज दी जाए? क्योंकि पासपोर्ट, अगर आपको हज के लिए जाना है, वहां पर भी चेहरा दिखाना पड़ता है बुर्का हटा के। देखिए अंजना जी, इसके पे आपने बार बार उसको जोर मार रहे हैं आप, सम्मान, शालीनता, सभ्यता। अरे कुछ महिलाएं इसको मानती हैं, तो आप इसको कैसे यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं? सबका अपना अपना तौर तरीका है। कुछ महिलाओं का तौर, हमारी अम्मा पर्दा करके चलती हैं, वो इसको शालीनता, सभ्यता और सम्मान का हिस्सा मानती हैं, सुरक्षा का हिस्सा मानती हैं। वो उनकी सोच है, तो उनकी सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? जरा आप बता दीजिए। नहीं, आपको सोच बदलने के लिए तो पूछा ही नहीं मैंने। सवाल से भागिए मत, सवाल से भागिए मत। वो सिर्फ सवाल का शुरुआती हिस्सा था। सवाल ये, हाँ, सवाल पे आ रहा हूं। आधार कार्ड, जब आप आधार कार्ड में जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो क्या आपने देखा कि आधार कार्ड में बिना चेहरे के फोटो खिंचवाई जाती है? कभी आपने देखा क्या? चेहरे से फोटो खिंचवाते हैं ना। वोटर में पहले भी वोटिंग होती थी, जब वोट डालने जाते थे तो उनको एक तरह, सुन लीजिए ना, एक तरह से उनका आई कार्ड और उनको एक सम्मान पूर्वक उनकी जांच होती थी ना। अचानक ये लाइन चुनाव आयोग को ऐड करने की क्या जरूरत पड़ गई कि घूंघट में पर्दे में आएंगे तो आपको चेक किया जाएगा? भाई अचानक ऐसा क्या आ गया? क्या हम पे अविश्वास खत्म हो गया? हिंदुस्तानी महिलाओं पे जो घूंघट में रहती हैं उस पे क्या इस समाज में या भारतीय जनता पार्टी के और जो चुनाव आयोग के उन पे भरोसा उठ गया है? उन पे अविश्वास नहीं रहा है कि घूंघट में जो आएगा वो गलत हो सकता है? ऐसा अविश्वास पैदा क्यों करना है? ऐसा अविश्वास पैदा क्यों हो रहा है? सवाल ये है, हमारे देश के अंदर में हमारी महिलाओं पे अविश्वास पैदा करने की आपने सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको बहुत लंबा वक्त दिया था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि बहुत डायरेक्ट सवाल है। हज के लिए चेहरा दिखाते हैं, आधार कार्ड के लिए दिखाते हैं, जो भी राशन कार्ड बनना हो सबके लिए चेहरा दिखाना ही पड़ता है। तो फिर वोटिंग के समय में बुर्के में जो लोग ये कहते हैं हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनकी जांच, और वो भी आंगनबाड़ी
महिलाओं को वहां पर रखा जा रहा है, काम करने वाली आंगनवाड़ी दीदियों को। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप यही है ना? आरोप ये लगता है क्योंकि चाहे वो आपकी हैदराबाद में उम्मीदवार रही हो, जिन्होंने जबरन खुद ही वहां पर जितनी बुरके में महिलाएं थी उनकी खुद ही जांच शुरू कर दी, उठा उठा के बुरका, या फिर अलग जगहों पर, ये आरोप लगता है कि आप लोग जानबूझकर टारगेट करते हैं मुस्लिम समुदाय को, इसीलिए उससे जोड़ा जा रहा है और विपक्ष उसको जोड़ रहा है। इसका जवाब क्या है? देखिए अंजना जी, ये पिछले दशकों में हमने देखा है, पिछले दशक में विशेष तौर पर मैं घटनाओं का उल्लेख करके आप कहेंगे तो मैं तिथिवार बता दूंगा। 4 मई 2023 उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में चंदौसी संभल में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाबालिग 14 वर्ष की महिला जो बुर्का नसी होकर के फर्जी तरीके से वोट डालने के लिए जा रही थी। संत कबीर नगर में, गाजियाबाद में, दातागंज, बदायूं में 4 महिलाएं गिरफ्तार की गई अलग अलग स्थानों पर, और कई जगहों पर महिलाओं की आड़ में बुरके में पुरुष भी गिरफ्तार किए गए, बुर्का ओढ़ करके वोट करने के लिए पहुंच गए थे। ये बुरके को एक अगर आवरण बनाया जाए कि उसके आड़ में फर्जी वोटिंग की जाए, बोगस वोटिंग की जाए, इस बात को लेकर के बीएलएस शिकायत करते रहे, और जब इस बात को लेकर के शिकायतें होती थी तो विवाद की स्थिति बनती थी, और बार बार यह कहा जाता था कि किसी पर पुरुष के सामने हम नकाब नहीं हटा सकते हैं। व्यवस्था बनाई निर्वाचन आयोग ने और यह तय किया कि मुस्लिम महिलाओं के देखने के लिए जो आपत्ति कर रही हैं वहां पर महिला पुलिसकर्मी लगाई है। महिला पुलिसकर्मियों को लेकर के फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने आपत्ति जताई। इस बार निर्वाचन आयोग ने एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था की, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को वहां पर ड्यूटी पर लगाया है, जिनको बाकायदा इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई है। अब इस बात को लेकर के फिर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की है। समाजवादी पार्टी की आपत्ति का वास्तविक सत्ता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये बिहार में चुनाव लड़ भी नहीं रहे, इनकी हैसियत भी नहीं है, इनकी क्षमता भी नहीं है। ये केवल इस बुरके को एक मौके के तौर पर देख रहे हैं कि कैसे अपने आप को सबसे बड़ी मुस्लिम परस्त पार्टी होने का दावा कर ले, कैसे कांग्रेस पार्टी से अपने आप को 20 साबित करे कि हम उससे 19 नहीं, हम 20 हैं, मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा हम हैं। इनका बुरके में कोई नारी गरिमा, नारी सम्मान से कोई सरोकार नहीं है। ये 3 तलाक के मुद्दे पर खड़े होते, ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के मसले पर खड़े होते, ये मुस्लिम महिलाओं के किसी मुद्दे पर बोलते हुए कभी आपने देखा हो किसी कांग्रेसी को, किसी सफाई को? ये साहबानों के पक्ष में वकालत करने वाले, साहबानों का अधिकार छिन जाए इसके पक्ष में वकालत करने वाले लोग हैं। इनका मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से मतलब नहीं है, केवल उसके आड़ में फर्जीवाड़ा करना और कैसे स्थापित करना कि इस देश में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम के सबसे बड़े रहनुमा हम हैं। एक तर्क नहीं बता सकते अनुराग भदौरिया कि क्यों मुस्लिम महिला का चेहरा नहीं देखा जाना चाहिए, क्यों बुरके की आड़ में रुक जाइए अनुराग जी, बहुत 3 लोग और इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, जल्दी से आपका एक रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि जो खैर समाजवादी पार्टी की तरफ से चूंकि ये दायर किया गया है पिटीशन, तो उस पर मैं अलग बाद में आऊंगी। आलोक जी, मतलब हर वोटर की अभी तक गलत होता आया है, इसलिए अभी उसको कंटिन्यू किया जाए, ये तो गलत है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि हम पराये व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे, आदमी को, तो ऐसे में वहां पर आंगनबाड़ी दीदियों का इंतजाम किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सबकी पहचान तो होनी ही चाहिए, हर जगह करनी पड़ती है, हर सरकारी काम में। आलोक जी। अंजना जी, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं कि पहचान होनी चाहिए, और अगर महिला वहां पर कर्मचारी हैं और अगर वो देखती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आपत्ति का विषय है। पारदर्शिता की सब उम्मीद करते हैं, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं, लेकिन सवालिया निशान जब लगते हैं जब बुरके के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं वीडियो फुटेज नहीं दूंगा किसी की भी, अरे भाई फिर तब आपने निजता का हवाला दिया था वहां पर इलेक्शन कमीशन साहब ने, कमिश्नर साहब ने स्वयं, कि वहां पर निजता है, हमारी माताएं बहनें। अब एक तरफ फिर आप ये चीज करना चाहते हैं, तब जाके कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और अगर ऐसी पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर फोटो आईडी कार्ड का, जिसमें फोटो शब्द पहले आईडी कार्ड से, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं वो ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आलोक जी, आजकल आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ कह रहे हैं, पता नहीं पार्टी वाले क्या कहेंगे, क्योंकि पार्टी की आपकी हमने बाइट लगाई, वो तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि उसको तुरंत वापस लेना चाहिए चुनाव आयोग को। मुझे लगता है अनुराग जी को डिफेंड करने देते हैं, क्योंकि आप भी मानते हैं, क्योंकि एक सामान्य मतलब विवेक है कि सब हर कोई हर जगह चेहरा दिखाता है, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी भी जो इसकी हर रोज फोटो छपती हो। अनुराग भदौरिया जी, छोटा सा बोलिएगा, उसके बाद से मैं आशुतोष जी, कोई भी हो व्यक्ति, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर वो कहते हैं चश्मा उतारिए, चेहरा दिखाइए, अगर किसी ने डार्क ग्लासेस पहने हो, टोपी पहनी हो, कुछ भी पहना हो, हटवाते हैं, सबका हटाकर आपके चेहरे की पहचान होती है। भदौरिया जी, ठीक है। आलोक जी, 2 लाइन। अंजना जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल उठना या विवाद उठना, उसके पीछे एक पूरा एक हिस्ट्री हो गई है।
कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में कहें कि ज्यादा बच्चे वाले, मुजरे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। 80-20 की जब बात की जाती है तो स्वाभाविक है कि एक समुदाय को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन बुर्के से केवल पारदर्शिता आएगी, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। पारदर्शिता तो जो एसआईआर में आनी थी वो तो कचुम्बर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन निकाल चुका है। ठीक जब है, मैं इस 1 पर करोड़ के लौटूंगी। करीब वोटर ठीक, संदिग्ध ठीक, हों हम्म, तो ठीक है, मैं इस स्वाभाविक पर है लौटूंगी। कि अनुराग इलेक्शन भदौरिया जी, कमीशन ने पूरी ठीक है, पारदर्शिता को समाप्त जल्दी कर से, दिया। ये रिटर्निंग ऑफिसर के पृष्ठीय मैंने, मेरे हाथ में आपका ज्ञापन है। अरे सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के ज्ञापन में लिखा हुआ है कि हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पृष्ठ 143 के पैराग्राफ 13.6.9 प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर में मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी, मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ आईडी देखने का अधिकार दिया गया, ये आपने लिखा है, जबकि मेरे हाथ में तो पूरा मैनुअल है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर। दिखाइए जूम इन करके, मेरे हाथ में, और उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ आईडी देखने का नहीं है, उसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा गया है कि वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वोटर का। ये है, ये पूरी लाइन है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर। अब मैं बोल लूं? अब मैं बोलूं? बोलिए ना, आप ही से पूछा है। देखिए सवाल है, देखिए डिबेट में देखिए भारतीय जनता पार्टी की अब चालाकी देखिए। मैंने क्यों बोला कि इनके भाव गलत हैं, ये समाज के अंदर में भेदभाव की राजनीति करना चाहते हैं। बार बार देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बुर्का शब्द का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। घूंघट का नाम लेने में क्यों डरते हैं? पर्दा प्रथा बोलने में क्यों डर रहे हैं आप? क्या घूंघट हमारी हिंदू महिलाएं नहीं करती क्या समाज के अंदर में? क्या हमारे घरों में वहां पे घूंघट नहीं चलता क्या? आप इस पे बोलने में क्यों डर रहे हैं कि घूंघट भी उसको ऐड क्यों नहीं किया कि भाई बुर्का के साथ घूंघट में भी जो महिलाएं आएंगी उसके? देखिए सवाल है, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में कैसी राजनीति को जन्म देना चाहती है? बार बार मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करेगी, एक विशेष समुदाय के शब्दों का इस्तेमाल करेगी। अरे हिंदू समुदाय में भी तो घूंघट है, क्या नहीं है? बता दीजिए आप। हमारे गांव में तो महिलाएं करती हैं घूंघट। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके घर में आपकी दादी और अम्मा भी करती हैं घूंघट। अनुराग जी को दिखाइए एक सेकंड। अरे अनुराग जी, अनुराग जी, एक सेकंड। अनुराग जी, मुझे तो लग रहा है आप अपनी पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके ज्ञापन में एक जगह भी घूंघट शब्द का इस्तेमाल नहीं है साहब। पढ़ के सुनाती हूं, गौर फरमाइएगा मिस्टर भदौरिया, गौर फरमाइएगा। मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराए जाने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिला मतदाता को मतदान करने संबंधित नए निर्देश वापस लिए जाएं, जिसमें देश में पारदर्शी, स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। तो बुर्का ही बुर्का लिखा है आपके ज्ञापन में पार्टी के, हैं? अपनी पार्टी को ही आजकल आप घेरने लगे हैं। अरे तो बुर्का, उसी को तो मैं दोहरा रहा हूं बार बार। बुर्का, अरे सुनने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। मैंने कहा बुर्का, घूंघट, पर्दा, यही तो हमारी संस्कृति है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा घूंघट की चिंता ज्ञापन में क्यों नहीं? घूंघट नहीं होता, मैं चैलेंज करता हूं। अरे तो ज्ञापन में क्यों नहीं घूंघट? अरे मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए, हम तो प्रवक्ता है पार्टी के, बोल तो रहे। अरे मैं पार्टी का प्रवक्ता बोल तो रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं कि प्रवक्ता महोदय बीजेपी के बताएं, क्या उनके गांव घर में घूंघट नहीं होता है क्या? या पर्दा प्रथा उनके गांव में नहीं है क्या? मैं चैलेंज से कह सकता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। इस देश के अंदर में घूंघट, बुर्का, पर्दा प्रथा आज से नहीं है, ये वर्षों से समाज के अंदर में, और आप इस पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहचान के, नहीं पहचान के अवज में आके, उसकी आड़ में आके भेदभाव की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने बुर्का नशी, पर्दा नशी दोनों शब्द कहा था। हम जल्दी से सुना देते हैं, आशुतोष जी आपका एक रिएक्शन लेंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाली महिलाएं लिखा है, इसका एक ज्ञापन भिजवा दीजिएगा पोस्ट से भदौरिया जी को। पहले सुनाइए क्या कहा ज्ञानेश कुमार ने। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है।
और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। आशुतोष जी, अब पूरी तस्वीर समझ में आ रही है कि किस तरह से ये पूरा मामला, और बिहार में आप देखिएगा तो इस पर बहुत पार्टियों ने अपोज भी नहीं किया। मतलब एक सुरेंद्र जी की बाइट थी और एक दो नेताओं की बाइट थी, AIMIM जिनके लिए तो भाई उनके लिए सब कुछ मुस्लिम वोट ही है। समाजवादी पार्टी यूपी में ये मुद्दा उठा रही है और बुर्के वाली सिर्फ लिख रही है और यहां पर वो घूंघट पर ज्ञान दे रहे हैं, इससे क्या समझ में आता है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके के पर्दे के खिलाफ हूं, चाहे वो बुर्के की बात हो, चाहे घूंघट के खिलाफ हो, चाहे पर्दा हो। मेरा मानना है कि अगर पुरुषों को पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं, तो महिलाओं के ऊपर भी किसी तरीके की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें इस किसी तरीके से अपने मुंह या अपना छुपाने की कोई बंदिश उनके ऊपर होनी चाहिए। इसलिए मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं और मैं बुर्के के भी खिलाफ हूं। जहां तक सवाल इस बात को लेकर ये है, सवाल मैं जितना मैंने कभी अभी तक चुनाव को देखा है, उसमें जो भी वोटर लिस्ट जो भी वहां पे पोलिंग एजेंट्स होते हैं या जो भी पोल अधिकारी होते हैं, वो पहले पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और जो वहां वोट करने आया वो वही व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अब अगर उसमें चुनाव आयोग अगर उसमें कुछ और शर्त लगाना चाहता है तो स्वतंत्र है उसके लिए, और मुझे नहीं लगता है इसका कोई बहुत ज्यादा विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चुनाव आयोग को अगर लगता है कि इस तरीके से कुछ और निष्पक्षता आ सकती, कुछ और पारदर्शिता आ सकती, तो अच्छी बात है, इसको स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, बार बार उसमें बुर्का शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार अगर उसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार उसमें जो है वो इस्लाम से जोड़ के देखा जाएगा, तो मैं उसको गलत मानता हूं। जैसे मैं घूंघट को हिंदू धर्म से जोड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मेरा मानना है कि पर्दा कहीं भी हो, आज के जमाने में आज की महिलाओं के लिए यह बिल्कुल उचित नहीं कि मैं अंजना जी को यह बोलूं कि अंजना जी आप तो घूंघट में अगर हैं तो आप शालीन है, अगर आप घूंघट में तो शालीन नहीं। ये परिभाषा मुझे ठीक नहीं लगती है और मैं इसका सख्त विरोधी हूं। और इसलिए, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ महिला इस्लाम से जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ बुर्के शब्द पर अगर आप फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक बात नहीं है। इससे जो पॉलिटिक्स को पोलराइज करने की कोशिश है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इससे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम अगर तो अखिलेश जी क्या 2027 की तैयारी कर रहे हैं? बिहार में इसका विरोध नहीं हो रहा है और समाजवादी पार्टी लिख रही है, 27 पर निशाना है क्या? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। वो अखिलेश जी की क्या पॉलिटिक्स है, मैं उसमें क्या टिप्पणी करूं, लेकिन हर की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, उनको अपनी पॉलिटिक्स करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि धर्म के आधार पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना धर्म के आधार पर राजनीति को पोलराइज करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी ये गुजारिश राकेश जी से भी है, मेरी ये गुजारिश जो है भदौरिया जी से भी है। दोनों ही मेरे अच्छे मित्र हैं, दोनों से मैं कहूंगा कि आप उसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश मत करिए, आप उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश मत करिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को यह ज्ञापन सौंपा गया। अनुराग जी, आपको समझ में आया जो आशुतोष जी कह रहे थे? फिर बाकी दोनों जो आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता है, मैं उनके पास जाऊंगी जल्दी से। वही आशुतोष, बिल्कुल। आप काहे बिहार के लिए अभी फैसला लिया गया, आप यहाँ यूपी से बैठ के हाथ सेकने लगे, काहे भाई? अरे देखिए आशुतोष जी जो बात कर रहे हैं, आशुतोष जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कब कहता हूं कि समाज में एक लड़कियों को खुले होकर जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारी पुरानी जो प्रथा है, हमारी पुरानी घर में जो महिलाएं वो पर्दा घूंघट आज करती हैं, आज तक हमारी अम्मा खुद करती हैं, लेकिन उसका क्या करें, फिर वो उसको समझती है कि नहीं ये हमारी संस्कृति है, यही मेरा कल्चर है, किसी को अपना सम्मान समझती है। वो तो गाँव में ऐसी तीसरी बार आप सुना रहे हैं। आलोक जी भी कह रहे हैं कि थर्ड टाइम हो गया, पर्दा मत कीजिए। आलोक जी भी कह रहे हैं थर्ड टाइम हो गया, ये एक ही बात नहीं। तो इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अभी आशुतोष जी ने दोबारा वो बात बोली, इसलिए मैं उनको याद दिला रहा हूं कि अभी भी गांव में पर्दा और घूंघट चलता है। अरे आप तो ये समाजवादी पार्टी से लिखवा लेते हैं सर, उनका अपना निजता का मामला है। हम कोई जबरदस्ती सुनते करते नहीं कि आप पर्दा कीजिए या घूंघट लीजिए, क्या हम जबरदस्ती करते हैं? वो खुद ही करते हैं। अच्छा जयंत जी, आरजेडी तो इस मुद्दे को ज्यादा भुना भी नहीं रही है, क्योंकि ये तय प्रक्रिया है। अगर कोई किसी को दिक्कत है किसी पुरुष को दिखाने में, तो वहां आंगनवाड़ी दीदियों का इंतजाम किया गया है। आरजेडी का क्या पक्ष है इस पर? वो गालिब का एक शेर है कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, हम तुझे वली समझते जो न बादख्वार होता। ये मंशा अगर साफ होती मुस्तफ़ा कमाल पाशा था तुर्क की तरह कि हम पर्दा प्रथा से मुक्त करेंगे अपने समाज की खवातीन को, औरतों को, तब तो और बात थी। लेकिन जो लोग कपड़े से पहचाने जाने की बात करते हों तो उनकी मंशा यहाँ पर बहुत संदिग्ध है और यही उनकी बादख्वारी दुश्वारी का सबब है। हम लोगों के वैचारिक प्रणेता डॉक्टर लोहिया ने जिस सप्त क्रांति की बात की थी उसमें एक प्रमुख सूत्र नर नारी समता की भी थी, लेकिन लोहिया ने कभी भी हिंदू महिला, मुस्लिम महिला,
क्रिस्तानी महिला, सिख महिला, पारसी महिला, बौद्ध महिला, जैनी महिला, इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया था। आप जान रही हैं कि इसी देश में रानी बनाम मेहतरानी का विमर्श छिड़ा। ग्वालियर की महारानी विजयराजे सिंधिया के खिलाफ सुक्खू रानी को लड़ाया, और आज भी बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हिंदी बेल्ट हो या सदर्न स्टेट भी, सबसे ज्यादा लिबरेटेड और इस पर्दे से मुक्त, शोषित, वंचित समाज की महिलाएं हैं जो खेतों में काम भी करती हैं और वोट डालने के लिए भी सबसे ज्यादा वही पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि कोई फर्जी लोग वोट नहीं डाले, तो आप उसमें घूंघट करने वाली महिलाओं की जांच होगी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा, या नव विवाहिता, नव जो परिणीता हमारी बहुएं घर गांव समाज में होती हैं, उनके लिए तो कोई आपने स्पष्ट निर्देश नहीं किया है। और अगर किया भी है तो उसका बार बार जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है अंजना जी कि हम भी चाहते हैं कि जैसे दंगा फसादात में जो है हिंदू पुरुष वो बुर्का पहन के जाते हैं ताकि जो मुसलमान लोगों को बदनाम किया जा सके, इस तरह की मंशा के लिए स्वस्थ समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे साक्षरता और जागरूकता बढ़ेगी, पर्दा प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। एक आलेख को मैं रेफर करना चाहता हूं, बहुत कम समय लूंगा। जी, लालू यादव बीट्स नेहरू हॉलो, ये स्वामीनाथन का है, और उन्होंने कहा कि एक दशक में यानी कि 91 से 2001 के बीच में भारत की साक्षरता दर में वृद्धि 23% थी, लेकिन लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के नेतृत्व में यह 27% की दर से बिहार अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। हम चाह रहे हैं कि विद्या हमारी भी काम में तब तक कुछ ना आएगी, बालिकाओं को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी, सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या व्याकुल तथा दुर्बल रहेगा वात की। तो ये पक्षियां उड़ सकें, हमारी औरतों को पंख लग सकें, और सुक्खू रानी से लेकर पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी, फूलन देवी से लेकर हमारे यहाँ मुन्नी रजक और उर्मिला ठाकुर तक लोग लोकतंत्र के तमाम इदारों में पहुंचे। सिर्फ सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी ही नहीं, हम चाहते हैं फूलन देवी की आवाज गूंजे, भगवती देवी की, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम साक्षरता शिक्षा से जोड़ें। और वो लोग जब ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी को भी ये हक नहीं होगा कि कोई इस तरह की बातों को गलत तरीके से। ठीक है, चलिए अनुप्रिया यादव जी, अब आप जवाब दीजिए। क्या क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर रही है, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है चुनाव अधिकारी को। अंजना जी, आज समाजवादी पार्टी की जो वक्तव्य से एक बात समझ में आता है कि महिला सम्मान की आड़ में अपने सहयोगी दल जो कि इंडिया अलायंस के लोग हैं, जिसको बिहार की जनता ने नकार दिया, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी और इनकी सोच को बिहार की जनता जानती है कि कैसे ये लोग हैं, और कभी भी यह महिलाओं के सम्मान की और महिला सशक्तिकरण की बात कभी उन्होंने किया नहीं। इसकी अगुवाई करते हुए समाजवादी पार्टी ने आज एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इस पूरे चुनाव को महिला सम्मान के नाम पे उन्होंने धार्मिक रंग देने का प्रयास किया। बहुत आश्चर्यचकित है मैं हूं कि इस तरह का वक्तव्य देने के पहले किस तरह की मंशा साधने का प्रयास करें। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि बिहार की महिलाएं बहुत ज्यादा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सुरक्षित और शिक्षित हुई हैं। वो जानती हैं कि उनके हक क्या है। और पर्दा सिर्फ, आपने ठीक कहा अंजना जी, कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय की महिलाएं नहीं, हम हिंदू समाज की महिलाएं भी करते हैं। और उन्हीं के सम्मान को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बिहार में नीतीश कुमार जी के जो दूरगामी सोच की कारण जीविका दीदी हैं, उन्हीं को आंगनवाड़ी दीदियों को लगाया गया है कि किसी के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप सम्मान के समझौते की आड़ में अपने धार्मिक रंग देने का प्रयास करेंगे तो बिहार की जनता जानती है, और खासकर महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं जानती हैं कि कैसा भेदभाव और धार्मिक उन्माद इनके सहयोगी दलों के शासन काल में हुआ है। वो कोई भी, आप भागलपुर की दंगा की बात कर ले और किसी भी दंगा की बात है जहां पे कांग्रेस रही हो और आरजेडी रही हो, इस तरह की दंगा होती रही। आज तो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली माताएं और बहनें बिहार में सुरक्षित भी हैं और बिहार के विकास में अपने सहयोग दे रही हैं। ये पूरी की पूरी कवायद जो आज अनुराग जी की पार्टी ने की है, ये निश्चित तौर पे अपनी जो सहयोगी दल है उनको बचाने के लिए की है। और मुझे खेद है इस बात का अंजना जी, जहां एक तरफ बिहार में बिहार की जनता बिहार की प्रगति पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हो और उसको उसी मुद्दे पे चाहती है, लेकिन ये बाजिब नहीं आते हैं अपनी मंशा, और बार बार ये पूछ रहे थे कि भाई हमारी मंशा पे शक उठता है, मंशा पे शक उठता है। किसकी मंशा पे शक उठती है? आपकी मंशा पे। आपने अपने वक्तव्य में, अपनी बातों में बार बार मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया, आपने पर्दा का जिक्र किया। क्या पर्दा सिर्फ, मैं फिर पूछती हूँ, क्या हिंदू समाज की महिलाएं नहीं करती हैं? और सभी का सम्मान देखते हुए यहाँ बिहार के इलेक्शन कमीशन ने, और आपने भी सवाल पूछा अंजना जी
कई ऐसे जगह प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे हमें आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है, हमें अपने नकाब को, अपने पर्दों को हटाना होता है। क्या उन जगहों पे विरोध करते हैं? नहीं। आज इस तरह की चीजों को विरोध करके आप लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र में हो रही कार्रवाई को आप मद्देनजर रखते हुए उसको खंडन करने का प्रयास करें और अपने निजी स्वार्थ को निहित करने का प्रयास करें। रंजन जी, बहुत दुखद है कि चुनाव आयोग के इस फैसले पर मूलतः ऑन प्रिंसिपल, आलोक जी, मुझे लगता है बीजेपी, कांग्रेस, आशुतोष जी भी अपने आप में एक एंटिटी हैं, मैं, ज्यादातर लोग सहमत हैं कि भाई पहचान तो होनी ही चाहिए, है ना। ऐसे में आलोक जी, क्या समाजवादी पार्टी बिहार के चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रही है जब वो बुरके वाली ये चिट्ठी भेजते हैं, ज्ञापन देते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अपने अपने पार्टी के अपने निजी मत हो सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता का मैं पक्षधर हूं और मेरी पार्टी भी पक्षधर है। पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम पारदर्शिता की उम्मीद करें वो बिल्कुल बेमानी है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री ये कहते हो कि दंगाइयों को मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, तब ये फिर कहीं ना कहीं कपड़ों से जोड़कर जब बात आती है तो ये बहुत सारे सवालिया निशान लेकर आती है कि कहीं आप इसको पोलराइजेशन का टूल तो नहीं बनाएंगे। और अंजना जी, वास्तव में देखिए, बहुतों के फोटो जो है मैच नहीं करते हैं। आपका अगर 4 साल पहले वोटर आई कार्ड बना है और आज वोटर आई कार्ड बना है तो फोटो मैच नहीं करते हैं। और मैं हंसी के लहजे में कहूंगा, बहुत सी एंकर्स अगर स्टूडियो से बाहर चले जाएं तो कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं वही एंकर हैं ये। लीजिए, तो कई बार जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है। तो मैं हंसी के मजाक में कह रहा हूँ, खुद ही बोले, अच्छा बोल के राइडर दे के लाए हैं, राइडर की भाई। देखिए, मैं अंजना जी, मैं वही अलग एंगल से बोलो, ऐसा ना हो ना कि भाई पर्दे के बहाने से और किसी तरह का विवाद खड़ा हो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस विवाद खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम करने में, पर ये विवाद कौन लेके आया है आलोक जी? आप मूल सच्चाई से भाग रहे हैं, कौन लेके आया ये चिट्ठी? देखिए, मैं मूल सच्चाई से नहीं भाग रहा हूं, मैंने पहला ही ये ज्ञापन ही लेकर आए हैं अखिलेश जी, मतलब समाजवादी पार्टी। मत हो सकता है, मैं सपा के किसी चिट्ठी के ऊपर अधिकृत नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर बयान दूं। मैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से पारदर्शिता की पक्षधर रही है, लेकिन जो वर्तमान का इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सबके सब बीजेपी के चाटुकार नजर आते हैं। ये एसआईआर में प्रूव हो गया और ये हमने सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया। राकेश त्रिपाठी, यहीं पर पूरा मामला आकर फंसता है, जवाब दीजिए। देखिए, कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की अब जरूरत दिख नहीं रही है। आलोक शर्मा का बयान इस बात की प्रमाण दे रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की, आरजेडी की हालत खराब है। महागठबंधन अपनी सीटों का डिवाइड तय नहीं कर पा रहे कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। कैंडिडेट, हम भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा कर दी है, इनके कैंडिडेट की लिस्ट कहीं दूर दूर तक नहीं है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, जनता आपके साथ खड़ी नहीं हो रही है, तो पहले से ही इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमिश्नर्स पर तमाम प्रकार के आरोप लगा हुए। सच बात यह है कि मतैक्य नहीं है ना। समाजवादी पार्टी आज इस चर्चा में देखिए अलग थलग खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन तो आरजेडी ने भी नहीं किया। आज पूरी तरह से उनके पक्ष में पेशबंदी वो भी नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल अलग खड़ी हो ही गई। सच बात यह है कि आपके भीतर कोई विचारधारा की साम्यता नहीं है, कोई कार्यक्रमों को लेकर आपस में परामर्श नहीं है, आपस में बातचीत नहीं है। आप चुनाव पराजित हो जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर दोषारोपण करेंगे, ईवीएम पर दोषारोपण करने का काम करेंगे। ये सब छोड़ करके जनता के साथ जुड़िए तो शायद कल्याण हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने एक बेवजह का मुद्दा उठा करके मुसलमानों के लिए अपने आप को बड़ा रहनुमा साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन देश का मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के हक हुकूक के लिए, उनके अधिकारों के लिए किसने प्रयास किए। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जिस तरह का गरिमापूर्ण जीवन, चाहे घरों में शौचालय बना करके या उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, बिना किसी भेदभाव के महिलाओं के जीवन स्तर में आज क्रांतिकारी बदलाव जो किए है ना, उसी वजह से आपकी ये बात बेईमानी साबित हो जाती है। आप मुस्लिम महिलाओं के कोई रहनुमा नहीं है। समाजवादी पार्टी की ये सोच दकियानूसी है। समाजवादी पार्टी की ये सोच पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेद की है। उनको आप जानबूझ करके चाहते हैं कि नहीं वो आगे न बढ़ सके। अरे पर्दा करना है, करिए ना, किसने मना किया है? आप पर्दा करिए, आप बुर्का पहनिए, आप घूंघट रखिए, जो आपको पहनना हो पहनिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए आपको नियमों का, कानून का पालन करना पड़ेगा। और वो हिंदू और मुसलमान किसी ने भेद नहीं किया है। ये समाजवादी पार्टी लेकर के आई है। ये चुनाव को हिंदू मुसलमान के चश्मे में लेकर के आना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने विकास के जो हमने काम किए हम उन कामों के आधार पर, और आप में अगर दम होता ना, उन कामों के आकर के आलोचना करते, उन दावों के आकर के परख करते। आप कामों पर बात नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं कि सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी ने उस बिहार में किया जिस बिहार में जंगल राज हुआ करता था, जिस बिहार में बूथ कैप्चरिंग पूरे देश भर में चुनाव का सबसे विद्रूप रूप बिहार में दिखाई पड़ता था, जहां बूथ कैप्चरिंग होती थी, जहां पर नोट छाप दिए जाते थे,
जहां आज पारदर्शी तरीके से बिना किसी हिंसा के, वरना याद करिए कि बिहार और बंगाल सबसे ज्यादा हिंसक चुनाव हुआ करते थे, लेकिन आज किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो रहे हैं। अब ये बात आलोक शर्मा जी को भी नागवार गुजर रही है। इलेक्शन कमीशन, आज इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को लेकर के दुनिया के तमाम वो देश, लोकतांत्रिक देश जहां चुनाव होता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग की कार्यपद्धति का आकर के अध्ययन करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करना, भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करना, ये कांग्रेस पार्टी ने अपना एक लगातार रवैया बना लिया है। और समाजवादी पार्टी तो खैर आज तो वो जिस तरह की बात लेकर आई है कि उनके साथ आज उनके पार्टनर्स भी खड़े हो रहे हैं। ठीक, सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि अब इसका जवाब अनुराग भदौरिया देंगे, क्योंकि जल्दी से आलोक जी को दिखा दीजिए। जुड़ गए हैं? नहीं आ गए, जल्दी से। देखिए अंजना जी, देखिए अंजना जी, महिलाओं के उत्थान की बात और महिलाओं के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, ये सब बेनामी चीजें हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप उठाकर देख लें तो पता चल जाएगा कितना अत्याचार बढ़ा है यूपी और बिहार में ही। मॉल न्यूट्रिशन के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, महिलाओं एनीमिक जो दर है वो 13% पिछले 11 साल में बढ़ गई। आरएसएस जब ज्ञान देता है कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। केवल और केवल आप इसको हिंदू मुसलमान से देखकर जोड़ना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं उज्ज्वला में ये हो गया, मुद्रा लोन में ये हो गया। अरे भाई, वास्तव में जाकर ग्राउंड पर आप कभी देखिए उज्ज्वला के सिलेंडर कितने प्रतिशत हैं, आधे से ज्यादा जो वापस भरे ही नहीं कभी। आप कह रहे हैं धुएं से निजात मिल गया, इससे मिल गया, उससे मिल गया। ये टीवी पर जो केवल बातचीत की जाती है, केवल बोलकर आप चले जाते हैं, उससे महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। आप बिहार में केवल ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए कितना है। 20 साल से आपकी सरकार है, आप तो घुसपैठिए ढूंढने चले थे ना यहाँ पर, कितने घुसपैठिए मिले आपको? और क्या सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट, अगर कांग्रेस सवाल पूछती है तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन को रोज रताड़ लगाता है, तारीख पे तारीख लगा के, तब कुछ नहीं होता है। वो 5 ईवीएम करनाल की खुली थी सुप्रीम कोर्ट में, नतीजा एक पंचायत का भी बदल गया था। ये वोट चोरी की सरकार है। मोदी जी बनारस भी हारे थे, और मैं आज तक चैनल पर हल्ला बोल पर डंके की चोट पर कह के जा रहा हूं कि बीजेपी इसको इलेक्शन कमीशन को बचाती है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की नाजायज सरकार बनवाता है, चोरी की सरकार बनवाता है। ये पूरे देश में अब सिद्ध हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। जो जजेस हैं वो भी बचते घूम रहे हैं। अब जवाब सुनिए, बाकियों का भी जवाब सुनिए। राकेश जी, मैं आपसे कमेंट लूंगी। अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि बहुत देर से आप जवाब देना चाह रहे थे। उसके बाद मैं आ रही हूँ अनुप्रिया जी। देखिए आशुतोष जी, देखिए कितनी बार मैंने बोला कि महिलाओं की स्वतंत्रता का मामला है। अब महिला समाज कोई स्वतंत्र रहता है, बिना पर्दा के रहते हैं, अच्छी बात है, रहती भाई, उनकी स्वतंत्रता का मामला है। कुछ पर्दे में रहना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता का मामला है। तो हम किसी की स्वतंत्रता क्यों छीने? भाई वो पर्दे में रहना चाहते हैं, उसमें वोट डालना चाहते हैं, जब आप वोट के अंदर जाएंगे तो उनका अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो ही जाता है, वर्षों से होता आ रहा है। वहां पे जो बैठे होते हैं उनको देखते हैं, उसके बाद उनको वोट डालने देते हैं। आपको ये लाइन ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? लाइन आपने इसलिए ऐड की है क्योंकि आप समाज के अंदर में एक भेदभाव की, बार बार मैं कह रहा हूं कि राजनीति का जन्म देना चाहते हैं। ये आपकी मंशा पे शंका है। बात यह है कि मंशा आपकी ठीक नहीं है। आपकी मंशा अगर पारदर्शिता की होती तब तो कोई शंका नहीं है। पारदर्शिता की आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा है कि समाज के बीच में कैसे एक ऐसी बात की जाए जिससे कहीं ना कहीं जो वोट का माहौल बिगड़े, ये आपका मंशा है। इस पे हमें शंका है। बार बार उसको महिलाओं की उससे मत जोड़िए। इसलिए मैंने बोला कि हमारे समाज के अंदर में, हिंदुस्तान में, लोग गांव में भी रहते हैं और पर्दे घूंघट में भी रहते हैं, बिना उसके भी रहती हैं, और हर तरह सम्मान उनको मिलता है। गांव में जिस तरह से जो महिला रहती है उनको वैसा सम्मान है। जीतन राम मांझी ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गयाजी जिले की 4 सीटों पर कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए हैं। जमुई, औरंगाबाद जिले की एक सीट पर कैंडिडेट उतारा है जीतन राम मांझी ने। एनडीए के वो साथी हैं इस बार। और जीतन राम मांझी ने लिखा है विजयी भवा। उन्होंने अभी ये पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने तमाम उम्मीदवारों के नाम डाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, गयाजी से इमामगंज निर्वाचन क्षेत्र का नाम है श्रीमती दीपा कुमारी को उतारा गया है। गयाजी में ही टिकारी से श्री अनिल कुमार, गयाजी में ही बाराचट्टी से श्रीमती ज्योति देवी, श्री रोमित कुमार को अतरी गयाजी से, जमुई में सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को, और बाराचट्टी वाली जो ये उतारी गई है उम्मीदवार, ये इनकी समधन भी है। और इमामगंज से जो उतारी गई हैं दीपा मांझी, माफ कीजिएगा दीपा कुमारी, वो उनकी बहू बताई जा रही है। औरंगाबाद कुटुंबा, जहां श्री ललन राम को उम्मीदवार बनाया गया।
तो जीतन राम मांझी, समधन ज्योति देवी को 12 चट्टी से उन्होंने टिकट दिया है, बहू को भी टिकट दे दिया है। देखिए भाई, लिस्ट सामने आ गई है 6 प्रत्याशियों की, 2 तो घर वाले ही निकले। अनुराग जी, अब अपनी बात 2 बार लाइन में पूरी कीजिए, मैं अनुप्रिया जी और उनके पास जाऊंगी। जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि समाजवादी लोग हमेशा महिला सम्मान की बात करते हैं, उनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो जिस तरह से रहना चाहता है उसको वैसे रहने देना चाहिए और उनकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। तभी हमने 1090 बनाया कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए। अब आप उसमें एक लाइन ऐड करके कि वोट डालने जाएंगे इसलिए पर्दा नशीन और बुरके के, आपको जरूरत ही नहीं थी लाइन डालने की, क्योंकि वो वहां जाते हैं तो उनकी चेकिंग होती है। बिना चेक क्या टारगेट किया जा रहा है? वो कह रहे हैं लाइन को डालने की जरूरत नहीं थी। अंजना जी, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में जिस तरह से धरातल पर महिलाओं ने अपने आप को सशक्त महसूस किया है और बिहार में महिलाओं को रोजगार मिला है, नौकरी में उन्हें 35% आरक्षण मिला है, यही एक मूल समस्या बन गई है विपक्ष के लिए। और विपक्ष मान चुकी है कि महिलाएं जब कतार में खड़े होकर वोट के लिए तैयार होंगी, वो नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगी। इसलिए इन्होंने बिहार की महिलाओं को धार्मिक रंग दे करके और उनके पर्दे पे इस रणनीति को उन्होंने तैयार किया है। क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान में, जैसा कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए 10-10 हजार के लिए प्रोत्साहन राशि दी है, वो महिलाएं अब मान चुकी है कि बिहार के विकास की मुख्य धारा में वो भी जुड़ेंगी और वो तय करेंगे कि बिहार का न्यायकर्ता कौन होगा और बिहार में किसकी न्याय की सरकार बनेगी। ये समस्याएं आज अनुराग जी ने अपने सहयोगी दल को बचाने के लिए इस तरह के कवायद की है और ये मान के चल रहे हैं कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। जो मैं कहती हूँ 50% जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, वो पूर्ण ताकत के साथ में नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथों को मजबूत करेंगे। यह समस्या बन गया है आज। चलिए ठीक है अनुप्रिया जी, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का शुक्रिया। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल